हेलो चैंपियंस, मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या है ये चीज़ यहाँ पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था कि नर्स्ट इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन बेस्ड आते ही आते हैं, लिख के ले लीजिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना बताया, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका भी फॉर्मूला बताया, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो ईएमएफ ऑफ सेल हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है, वो किस पे थी, वो क्या थी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी वहाँ पे कंसंट्रेशन, प्रेशर और आपका टेम्परेचर तीनों फिक्स्ड है, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने फाइंड आउट किया था। लेकिन अगर कह दे कि ईएमएफ कैलकुलेट करो, ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करो, कहाँ पे, एट एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर, एनी कंसंट्रेशन, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी अलग प्रेशर पे आप कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं किसका, ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या है, यूज होती है। समझ में आया, ठीक है। यानी कि नर्स्ट इक्वेशन सिंपली हमें निकाल के क्या देगी, ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर और एनी प्रेशर, ठीक है, एंड एनी प्रेशर, ठीक है। समझ में आ रही बात। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। वो पहले कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले, SHE। यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन जैसे ही मैं खत्म करूंगा मैं सीधा SHE पे जाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटली यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। लेकिन उससे हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का तरीका बताया था कि ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था और सिंपल भी होता है, ठीक है। केवल इलेक्ट्रोड ईएमएफ निकालनी है तो भी हम कर सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए। मैं थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ, अभी आगे भी एक बार लिख के भी रिवाइज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन का यूज क्या है, यूजेस क्या हैं, ठीक है। यूजेस जब पता रहेंगे तभी आप चीज़ों को लगा सकते हो, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी प्रीवियस क्या पढ़ा और यहाँ क्या पढ़ने वाले, दोनों को लिंक करने की बारी है, ठीक है। अब लिंक कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं। अभी तो नर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया, कहाँ पे यूज़ करना है, क्या करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर, एनी कंसंट्रेशन क्या करना है, हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालनी है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं नर्स्ट इक्वेशन का। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब मैं एक बार बस ईएमएफ ऑफ सेल को डिफाइन, ईएमएफ ऑफ सेल की एक जो फॉर्मूला था, लास्ट फॉर्मूला, वो मैं रिवाइज कर दूं क्योंकि उसका यूज़ यहाँ पे पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला मैंने उस बार बताया था आपको कि ईएमएफ, ठीक है, ऑफ सेल, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो ये ई ऑफ सेल, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये पढ़ा ही था, ठीक है। फिर अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला जाएगा तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू होगा ई नॉट ऑफ कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट ऑफ
एनोड, लेकिन ये सभी किस में होंगे, ये सभी जितने भी ई लिखे हैं ये सभी किसके लिए होंगे, ये सभी रिडक्शन पोटेंशियल को बताएंगे। ठीक है, किसको बताएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जहां पे मेटल रिड्यूस हो रहा हो उसका पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि अगर आपको इस तरह दिया है मेटल, ठीक है, और ईएमएफ ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल टू मेटल एन प्लस, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेटल से एम एन प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी चार्ज बढ़ रहा है। और जब भी चार्ज बढ़ता है तो इस केस में ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी भी नहीं लेना है, आपको क्या करना है, आपको लेना है यानी ई नॉट ऑफ, यहाँ पे जो यूजेस करने हैं वो किस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का करना है, उसका जिसमें रिडक्शन हो रहा होगा, यानी ये वाला रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि IUPAC ने क्या कहा था कि आज से जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसी को हम क्या मानेंगे। ठीक है, अभी प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। IUPAC ने ये बात कही है, मैंने नहीं कही है, IUPAC ने कहा है। ठीक है, जब ये कह दिया तो आपको हमेशा फॉर्मूले में क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे जो ये रिडक्शन, ये क्या होगा, ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसमें देखिए जब भी चार्जेस कम हो रहे होंगे, चार्जेस कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा होता है। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला E इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, अगर मैं इसके लिए लिखूं, ठीक है, अगर डैनियल सेल के लिए लिखूं तो डैनियल सेल के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, लिख के भी दिखाया था, माइनस ई ZN 2+2 ZN। देखो यहाँ पे ये कैथोड पे है, ये देखो कॉपर किस पे है, कैथोड पे, ये कैथोड होता है, ठीक है, राइट में, और ये क्या होता है, एनोड। ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट से याद मत रखना, कहाँ पे रिडक्शन और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कैथोड माइनस एनोड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल लिया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि भाई IUPAC ने कहा है। समझ में आ रही बात। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में ही, अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन करेंगे और आगे की चीजें सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे। अब नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, तो देखिए पढ़ लीजिए भाई। नर्स्ट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन, एनी प्रेशर, एनी टेम्परेचर। ठीक है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकाल ही सकते हैं, उसके साथ साथ ईएमएफ ऑफ सेल भी निकाल सकते हैं, यानी ई ऑफ सेल निकाल सकते हैं। लेकिन अभी पिछले वाले में हमने स्टैंडर्ड पे पढ़ा था, डैनियल सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, निकाला था, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकाला था, जो कि 1.1 वोल्ट आया था। ठीक है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे था। यहाँ पे कह रहा है कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, एनी प्रेशर, एनी टेम्परेचर तो निकाल ही सकते हो, उसके साथ साथ ईएमएफ ऑफ सेल भी निकाल सकते हो एट एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर। ठीक है, मतलब कुछ भी दिया हो। समझ में आ रही बात। तो ये चीज कौन कह रहा है, नर्स्ट इक्वेशन बता रही है कि हम ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करके देंगे, आप बस हमारी इक्वेशन को याद रखो। ठीक है, तो नर्स्ट भैया आए, नर्स्ट सर आए, भैया नहीं। इंट्रोड्यूस्ड एन इक्वेशन, एक इक्वेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जो कि यूज होता है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज वेल एज ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी और ईएमएफ ऑफ सेल भी। और ये इनका फॉर्मूला जो था वो था, मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में भी लिख रहा हूँ, ईएमएफ ऑफ सेल के टर्म में हम क्या करेंगे,
पढ़ेंगे डेरिवेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जिसकी रिएक्शन ये हो रही है कि वो M से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन Mn+ से इलेक्ट्रॉन लेके n इलेक्ट्रॉन्स लेके ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है M में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा, रिडक्शन, यानी यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोड पे हो रही है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर, एनी कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या किया, नर्स सर ने एक इक्वेशन बनाई और वो इक्वेशन ये है E, ठीक है, E ऑफ Mn+2m, क्या है ये, EMF ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर वाला। देखो नॉट नहीं लगा है, नॉट लगा होता तो वो स्टैंडर्ड होता, लेकिन नॉट नहीं लगा है मतलब ये एट एनी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन है, इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Mn2 लिख दिया, Mn+ होगा ना, ठीक है, तो Mn+2m माइनस 2.303 RT अपॉन क्या, NF लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाता है, ये देखो ये क्या है, EMF ऑफ सेल, ठीक है, EMF ऑफ सेल कह रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन, प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर। समझ में आ रही बात, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि बताया है IUPAC ने कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, कहाँ, किस कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, और क्या, 1 ATM प्रेशर और 1 मोलर मोलैरिटी, ठीक है, 1 मोलर मोलैरिटी कंसंट्रेशन के साथ यहाँ कंसंट्रेशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है इस मेटल का, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है बाई SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये आपको कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगी। आपको वो क्या की जाती है, जब भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे मेंशन्ड होती है, समझ में आया। उसके बाद 2.303 R क्या है, यहाँ पे R है गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू वैसे तो 0.8314 भी होती है, ये भी होता है 8.314, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज करना है। उसके साथ साथ T क्या है यहाँ पे भाई, जिस टेम्परेचर पे आप निकालना चाहते हो, ठीक है, वो टेम्परेचर है। उसके साथ साथ यहाँ पे N क्या है, N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं या ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड, यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, जो ट्रांसफर हुए हैं। F क्या है, F है फैराडे कांस्टेंट, क्या है, फैराडे कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 96500 कूलाम्ब, ठीक है, डिग्री C नहीं, कूलाम्ब होती है, ठीक है, क्या होती है, कूलाम्ब,
ठीक है, चार्ज है ये। ठीक, ये बताता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्ज होते हैं वही होता है 1 फैराडे। ठीक है, तो F यानी फैराडेज कांस्टेंट, और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन है, तो प्रोडक्ट है आपका सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये मेटल, और रिएक्टेंट कौन है, आयन, Mn+। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं यहाँ पे मेंशन करते हैं, वो भी लॉग के साथ। ठीक है, लॉग के पास इनका रेशियो रहेगा, और इसी रेशियो को हम एक और नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। चैप्टर अगर आपने 11th क्लास का पढ़ा होगा तो वहाँ पे इसी को नाम दिया जाता है रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, कि रिएक्शन कितना बचा है। ठीक है, समझ में आ रही बात, कितना रिएक्शन का रिजल्टेंट आया। ठीक है, वो समझ में आ रही बात, क्लियर हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। क्या क्या चीज़ें भाई, पहला ये फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला देखिए, तो फॉर्मूला यहाँ से ये जो डिब्बे में आया ये क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, E यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर, एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस 2.303 RT NF log डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और यही चीज़ ये बोला भी था कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकाल सकते हो और EMF ऑफ सेल भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई कि भाई इस तरह से निकल सकता है, इस फॉर्मूले से निकल सकता है। ठीक है, तो एक बार इसी फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए भाई, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला बिना याद किए तो नहीं चलेगा, फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसी में नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए कि मैं क्वेश्चन वहीं से लिया हूँ, डैनियल सेल से ही लिया हूँ। ठीक है, कि Cu2+ है और ये Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में। ठीक है, तो Cu यानी सॉलिड स्टेट कॉपर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है एट 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, भाई केल्विन में ही रखते हैं। कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है 0.001 मोलर, दैट इज 10⁻⁻3। ठीक है, इतना मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है किसका। अच्छा, ये कंसंट्रेशन किसकी होगी, तो कंसंट्रेशन हमेशा सोल्यूशन की होती है ना, तो सोल्यूशन फॉर्म में कौन है, Cu2+ सोल्यूशन फॉर्म में है, यानी कंसंट्रेशन किसकी होगी, Cu2+ की। अच्छा, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन पूछूं आपसे, तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी किसी भी सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा 1 होती है। समझ में आया, यानी अगर लिख दिया गया कोई सॉलिड है और लिख दिया गया कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो आप डायरेक्टली 1 बोल देंगे। किसी भी सॉलिड की कंसंट्रेशन जो होती है वो 1 कंसिडर करके चलते हैं हम। समझ में आ रही बात। ठीक है, उसके बाद आपको देखो मैंने कहा है कि E0 यानी कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको उस मेटल का दिया रहेगा क्वेश्चन में ही, और वो दिया है 0.34। ठीक है, अब कह रहा है एट एनी, ठीक है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, और इतना कंसंट्रेशन पे आप क्या करिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए कॉपर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल, और ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन वही फॉर्मूला था कि E, ठीक है, ऑफ, मैं इसी Cu2+ के टर्म में ही लिख रहा हूँ, Cu2+ to Cu इज इक्वल टू E0 ऑफ Cu2+ to Cu माइनस 2.303 RT, ठीक है, अपॉन NF log, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, कॉपर जो सॉलिड स्टेट में है, और रिएक्टेंट क्या होगा, कॉपर 2+ आयन, इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, आ जाएगी, यही फॉर्मूला बनेगा इसके। देखो फॉर्मूला पीछे यही था, बस हमने क्या कर दिया, मेटल की जगह कॉपर रख दिया और पूरा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग रख दिया है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अब सॉल्व करते हैं। ये हमको निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ये आपको दिया है क्वेश्चन में। और इन सारी भाई आर की वैल्यू तो आपको पता ही है, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है, एन की वैल्यू, एन क्या होता है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, तो रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो यानी एन की वैल्यू जो हो जाएगी इसके लिए वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ की वैल्यू होती है 96500 कूलाम्ब। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ Cu इन सॉलिड स्टेट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 होता है। इसकी कंसंट्रेशन आपको बुक में दी हुई है। अब बस क्या करना है, सॉल्व करना है, तो सॉल्व करें। ठीक है, यानी E, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एट ठीक है, एनी कंसंट्रेशन, एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.34 माइनस 2.303 RT, ये जो वैल्यू है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, आप जब क्वेश्चन कोई भी करेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसका लगाएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, समझ है, नर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे लगाएंगे वहाँ पे आपको ये यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 दैट इज गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई 298 केल्विन। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस अपॉन 96500। ठीक है, इस पूरे की जो वैल्यू आती है वो आ जाती, वो कैलकुलेट करके दी हुई है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है शायद। ठीक है, लेकिन ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी आती है वो आती है 0.059। ठीक है, कितना आता है, 0.059। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। आपको आंसर से मतलब जो, ठीक है, आपको सॉल्व करना, इतना आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या कर लोगे, आप क्या कर सकते हो, इसको वैल्यू में लिख सकते हो, कितने को, केवल इतने को। ठीक है, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे गोले में ले आ रहा हूँ, बस उतने को आपको करना है। ठीक है, गोले में कितना आ रहा है, देखिए ये वाला, इतने की वैल्यू कितनी है, 0.059। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.059। ठीक है, 059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, लॉग। ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन भाई, कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ Cu की कंसंट्रेशन भाई सॉलिड स्टेट में है तो वो 1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे Cu2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻³ है। ठीक है, ये वैल्यू रख दिया, इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3, ठीक है, 34 माइनस इस 0.059 को हम 0.06 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अपॉन 2 लॉग। ठीक है, लॉग, और यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे 10⁻³ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहीं पे आप जानते हैं कि लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग, ठीक है, m⁻, अगर n है तो जो भी पावर में होता है वो लॉग के आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n log, ठीक है, n log m हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ इस फॉर्मूले के भी चेंज कर लेते हैं उसी हिसाब से, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.34 माइनस, इससे 2 से इसको कैंसिल आउट करो 0.06 को, तो 0.03 आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ये पावर आगे आ जाता है तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे बचा है कि लॉग, और उसके बाद यहाँ पे बचा है 10।
यानी log 10 बचा हुआ, और log 10 की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे बचा कितना, 3 मल्टीप्लाई 0.03, और 3 का मल्टीप्लाई जब 0.03 में करेंगे तो बचेगा, आएगा कितना, आएगा 0.09। ठीक है, इतना ही तो आएगा। समझ में आ रही बात? देखिए देखिए देखिए, देख लीजिए भाई। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपकी 0.34 माइनस 0.09, ये आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.25। कितना आ गया, 0.25। और यही वैल्यू है किसकी, ई, यानी एट एनी कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन क्या थी आपकी, कंसंट्रेशन यहाँ पे फिक्स 1 मोलर नहीं है, 10⁻³ मोलर है। ठीक है, और 10⁻³ मोलर पे आपने निकाल लिया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, किसका, कॉपर का। समझ में आ रही बात? ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना, और ये वोल्ट में आता है, हमेशा याद रखिएगा। किस में आएगा, वोल्ट में। तो 0.25 वोल्ट ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगाने हैं नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड, नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड। अगर क्या पूछ रहा है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है तो। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक चीजें समझ में आई भाई। नर्स्ट इक्वेशन अभी यही बताएं, और उसी का सेम क्वेश्चन हमने लगा दिया, सेम तरीका लगा के सब कुछ, कि कैसे आप नर्स्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो और किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो लो, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, रिएक्शन दी थी, कंसंट्रेशन दिया था, उसके साथ साथ टेम्परेचर दिया था, और कहा था कि स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इतना है। तो आप, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं, एट एनी, ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन, एट दिस कंसंट्रेशन, एट दिस टेम्परेचर आप क्या करिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताइए। हमने निकाल लिया, और वैल्यू कितनी है, 0.25। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने पे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें मिला है, फिर से मैं दूसरी चीज यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेरिवेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन, भाई हमने कहा था कि दो चीजें हम नर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्या क्या, पहली चीज तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है, और दूसरी चीज आप क्या निकाल सकते हो, ईएमएफ ऑफ सेल भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ईएमएफ ऑफ सेल भी निकाल सकते हो। तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलेगा, यहाँ तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये तो फॉर्मूला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है ना, नर्स्ट सर ने दिया है, लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल कैसे इससे निकाल सकते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पढ़नी है। तो उसके, तो यहाँ पे इस डैनियल सेल का यूज़ करके मैं आपको डिराइव करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम इस डैनियल सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, अभी प्रीवियस जो चीज़ें पढ़ी हैं उनसे नर्स्ट इक्वेशन से रिलेट करके। ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन का पूरा ये है डैनियल सेल, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन्हीं दो रिएक्शंस को हमें यूज करना है, और यूज करके हमें अपना क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए क्या लिख देते, पहले तो ये रिएक्शंस आपको यहाँ पे मिल गई हैं। अभी नहीं, रिएक्शंस के लिए मैं रिडक्शन फॉर्मूला लिख देता हूँ। कौन सा रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला जो कि नर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो अगर कॉपर के लिए, कॉपर का तो वही रिडक्शन ही हो रहा है, डायरेक्टली रिडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं यहीं पे एनोड और कैथोड दोनों अलग अलग करके लिख देता हूं। एनोड, ठीक है, एनोड पे फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, निकाल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो भाई IUPAC कह गई है नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो पहले तो इसका रिडक्शन कराओ, यानी इसकी रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। अगर रिवर्स करते रिएक्शन को तो रिडक्शन होगा, यानी Zn2+ को अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराएं,
ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Zn में। और अब ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप क्या कर सकते हैं, एट एनी कंसंट्रेशन एनी टेम्परेचर बाई नर्स्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो E ऑफ द Zn 2+2 Zn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा E, ठीक है, Zn 2+, ठीक है, E नॉट ऑफ Zn 2+2 Zn, ठीक है, माइनस 2.303 RT, ठीक है, और उसके बाद अपॉन NF, उसके बाद क्या होता है, लॉग यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट है Zn, ठीक है, तो Zn को लिखेंगे प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट कौन है, Zn2+, तो यहाँ पे रिएक्टेंट आ जाएगा Zn2+ के फॉर्म में, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि जो भी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, किसी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, एनोड का जो फॉर्मूला बना वो एनोड का फॉर्मूला आपको मिल गया, और ये एनोड का फॉर्मूला एट एनी कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो ये हो गया, ठीक है। सेम चीज हम कैथोड पे देख लेते हैं। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, कैथोड पे तो रिडक्शन हो ही रहा है, तो Cu2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके कन्वर्ट हो रहा है Cu में, तो इसका हम डायरेक्टली, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन में, डायरेक्टली हमें लिखने की जरूरत है इसका क्या, इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। तो Cu2+, E ऑफ Cu2+ टू Cu इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट ऑफ Cu2+ टू Cu। E नॉट कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकलता है बाई SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ठीक है। कैसे निकलेगा वो हम बताएंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली निकलेगा, और इसकी वैल्यू हमेशा मेंशन रहेगी आपके क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आई, ठीक है। उसके बाद 2.303 RT, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा NF, और लॉग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cu, क्योंकि प्रोडक्ट में Cu है, और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, क्योंकि रिएक्टेंट कौन है, Cu2+, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन जा रहा है आपका कैथोड का, ठीक है, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और एक चीज और देखिए कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूं E एनोड, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, E कैथोड लिख सकते हैं भाई, कैथोड पे हुआ है तो इसको लिख सकते हैं E कैथोड, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब आ जाते हैं डेरिवेशन पे, ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन में। डेरिवेशन में क्या है भाई, हमें क्या डेरिवेट करना है, हमें निकालना है EMF ऑफ सेल। तो EMF ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि E ऑफ द सेल इज इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E एनोड, होता है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, E कैथोड अभी पीछे निकाल के आ रहे हो, ठीक है, डैनियल सेल के लिए E कैथोड इतना लंबा सा है कि नहीं, ठीक है, और वहीं पे निकाल के आ रहा हो कि E एनोड इतना लंबा सा है। तो क्या मैं इन E कैथोड और E एनोड की जगह ये वैल्यूज रख सकता हूँ जो पीछे रखी है, रख सकता हूँ, ठीक है। ये इसको इक्वेशंस ही मान लो अगर आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, दिस डैनियल सेल, दीज रिएक्शंस, ठीक है, ये एनोड पे हो रही है, ये कैथोड पे हो रही है, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों बने हैं, और नर्स्ट इक्वेशन का ये दोनों फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे रख दें तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, EMF ऑफ द डैनियल सेल। तो E सेल इज इक्वल टू E कैथोड की जगह कितना आएगा भाई, E नॉट ऑफ Cu2+2 Cu माइनस 2.303 RT, ठीक है, NF लॉग Cu की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ की कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस आ जाएगा,
ठीक है। अब माइनस ई एनोड की वैल्यू क्या है भाई, ई एनोड की पीछे देख लीजिए, एक बार नकल कर लीजिए, ठीक है, यही तो है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ऑफ Zn टू प्लस 2Zn माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2.303 RT, सॉरी अपॉन RT नहीं होता है, ऊपर RT होता है, ठीक है, अपॉन NF होता है, ठीक है। तो यहाँ पे RT अपॉन NF हो जाएगा, ठीक है, RT अपॉन NF, ठीक है। और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन Zn2 प्लस, ठीक है, Zn2 प्लस। और यहां से क्या कर सकते हैं भाई, Zn की कंसंट्रेशन 1 होगी, Cu की कंसंट्रेशन 1 होगी, क्योंकि दोनों किस स्टेट में है भाई, सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। और ये देखिए नॉट वाला एक साथ रख दें, तो नॉट वाला एक साथ रखेंगे तो ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस 2 Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn, ठीक है। फिर माइनस कॉमन कर लेते हैं, 2.303, ठीक है, RT अपॉन NF, ये भी तो कॉमन हो सकता है भाई, दोनों में है, ठीक है। तो ये भी कॉमन कर लिया, बचा क्या, लॉग यहाँ पे ये Cu की कंसंट्रेशन 1 हो गई, तो 1 अपॉन Cu2 प्लस आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn की कंसंट्रेशन तो 1 हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई अपॉन Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। और लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू, 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है भाई, जल्दी से जोर से बोलिए, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 11th में क्या कर रहे थे, ठीक है, नहीं पढ़ा है, चलिए। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस ये जो आया है लॉग के टर्म में इसको बदल सकते हैं। तो यहाँ log m माइनस n, देखो log m माइनस log n, यही तो है। तो log m माइनस log n की जगह लिख सकते हैं log m अपॉन n। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि ये Cu2 प्लस 2 Cu को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट ऑफ कैथोड, लिख सकता हूँ, माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, डैनियल सेल का, ये एनोड पे रिएक्शन होती है तो ई नॉट ऑफ एनोड लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है। और ये देखो, ये क्या आया, लॉग, ठीक है, m अपॉन n आएगा तो 1 अपॉन Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन 1 अपॉन Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और ठीक है, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन ये आ जाएगी, और इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फॉर्मूला बन जाएगा E ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड। अच्छा, E नॉट ऑफ, इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड क्या होगा, डायरेक्टली E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा कि नहीं, फॉर्मूला पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो मैंने बताया था, अभी स्टार्टिंग में यहीं पे बताया है, ठीक है, कि E नॉट ऑफ सेल जो होता है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो EMF होती है वो होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही तो होता है, ठीक है, यही तो होता है। और यही चीज यहाँ पे दी हुई थी, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, उसकी जगह हमने लिख दिया डायरेक्टली, क्या लिख दिया, E नॉट ऑफ सेल लिख दिया। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, इतनी चीज क्लियर हुई। तो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है। और उसके बाद लॉग क्या आ जाएगा, Zn2 प्लस ऊपर चला जाएगा तो Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन
अपॉन Cu2+ की कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया भाई, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल 2.303 RT अपॉन NF log Zn2+ की कंसंट्रेशन अपॉन Cu2+ की कंसंट्रेशन। ये क्या कर सकते हैं, ये है फाइनल इक्वेशन ऑफ टू फाइंड द EMF ऑफ द सेल ऑफ डैनियल सेल बाई नर्स्ट इक्वेशन। याद रखिएगा डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। ये जितना मैंने बताया है ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये इक्वेशन जो है ये पूछी जाती है और इस इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको क्वेश्चन कैसा दिया होगा, आपको दिया होगा E नॉट ऑफ कैथोड और E नॉट ऑफ एनोड, तो E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड करके आप E नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि 1.1 वोल्ट आता है। किसका आता है, इसका डैनियल सेल का। उसके बाद 2.303 RT, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू क्या होती है वो आपको दी रहेगी भाई, एनी टेम्परेचर, ठीक है, एनी टेम्परेचर पे निकाल लो तो वो दिया रहेगा। N क्या होगा, डैनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन Zn निकालता है और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों, यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और F की वैल्यू 96500, ठीक है, कूलम लॉग Zn2+ की कंसंट्रेशन और Cu2+ की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी। ये सारी वैल्यूज आपको पुट करके कैलकुलेशन करना है और निकाल लेना है EMF ऑफ द सेल। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ये थोड़ी मैच कर रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मैच कर रही है ना, इसीलिए कहा गया था कि it used to find out the electrode potential as well as EMF of the cell। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर हुई, आगे बढ़े, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन के लिए नर्स्ट इक्वेशन, अगर जनरल कोई इक्वेशन दे दी गई है आपको, कोई रिएक्शन दे दी गई है, तो उसके लिए आप नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अभी तो डैनियल सेल के लिए पढ़ा ना, ठीक है। तो डैनियल सेल तो होगा नहीं हर जगह, ठीक है, कहीं कहीं भाई आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, अलग अलग सेल दे दिए गए, तो वहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो वहाँ के लिए नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाता है E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल। और E नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे भाई, E नॉट ऑफ सेल निकालने का तरीका E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, ठीक है। इससे निकालेंगे -2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, और मल्टीप्लाई लॉग अब देखो सबकी कंसंट्रेशन अगर होगी तो भाई सबकी कंसंट्रेशन लिखनी पड़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं इनको पावर लगा दिया जाता है, ठीक है। कहाँ लगा दिया जाता है, पावर में, इनटू अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर कैपिटल A टू द पावर A कैपिटल B टू द पावर B। अब पूछ रहे हो, सोच रहे हो कि सर पिछले वाले इक्वेशन में तो नहीं लगाया, लेकिन वहाँ रिएक्शन जो हो रही थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा था, क्या वहाँ पे आपको कोई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मिला है? इसी को कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या मिला है वहाँ पे? नहीं मिला, ठीक है। वहाँ जो डैनियल सेल की फाइनल इक्वेशन होती है वो होती है Zn प्लस Cu2+, ठीक है, इज एरो Zn2+2 प्लस Cu, यही है। क्या इसमें कोई स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है? नहीं है, इसीलिए पावर में कोई वैल्यू नहीं लगाई गई है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, कोई आपको इक्वेशन ऐसी मिल जाती है जिसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाता है, तो आपको पावर में लगाना ही लगाना है। और उसकी E नॉट की वैल्यू, E नॉट कैथोड, E नॉट एनोड दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्टली E नॉट ऑफ सेल दिया रहेगा। आप क्या करेंगे फिर, अगर यहाँ पे T की वैल्यू 298 है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला ना लगा के आप फॉर्मूला ये लगाइए, ठीक है। E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2, इतना फॉर्मूला। अगर T की वैल्यू, इफ T की वैल्यू 298 केल्विन दी गई है तो फॉर्मूला सीधे आप कर लेंगे ऐसे,
0.059 या फिर 0.06, ठीक है, 0.06 अपॉन n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हो रहा है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल D टू द पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल A टू द पावर A अपॉन मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्मॉल b, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर 298 केल्विन दिया हुआ है तभी इस फॉर्मूले को, नीचे वाले फॉर्मूले को यूज करिएगा। अगर 298 केल्विन नहीं दिया है तो इस फॉर्मूले को मत यूज करिएगा भाई, नहीं तो फंस जाएंगे आप, समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला, ये जो 0.059 है, ये वैल्यू है 2.303 मल्टीप्लाई R यानी 8.314 मल्टीप्लाई टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है, अपॉन और क्या है, हाँ 96500। इस पूरे का कैलकुलेशन है ये 0.059 या 0.06 आप लिख सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुई? तो जनरल इक्वेशन भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नर्स्ड इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। देखिए नर्स्ड इक्वेशन बड़ा है एक्चुअल में, अभी एक और टॉपिक रह जाएगा जिसपे हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उससे नर्स्ड इक्वेशन को रिलेट करते हैं, ई ऑफ द सेल को रिलेट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ रह जाएगी। अभी मैं इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देता हूँ, सिंपली डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में याद रखिएगा कि हमेशा EMF ऑफ द सेल जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन होती है जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाए, ठीक है। यानी क्या हो रहा था, हमने जब आपको डैनियल सेल बताया था तो उसी टाइम पे बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, सॉल्ट ब्रिज जब हम यूज़ कर रहे थे, तो सॉल्ट ब्रिज यूज़ करने से जस्ट पहले जब वो कंसंट्रेशन एनोड के साइड पे जो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाती है, Zn2+ की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देता है दूसरी तरफ, और दूसरे साइड कैथोड की तरफ SO4 2 निगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, आने नहीं देता है दूसरे साइड, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब उस कंडीशन में जब पोटेंशियल भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो EMF ऑफ सेल नहीं होगी, ठीक है। यानी E ऑफ द सेल, E नॉट ऑफ द सेल नहीं, E ऑफ द सेल की बात कर रहा हूं। E ऑफ द सेल जो होगा वो एट दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। और उसके साथ साथ तो पहली चीज तो इक्विलिब्रियम में ये चेंज आता है, ठीक है। दूसरी चीज इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो हमारा डेल्टा, हमने कहा था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। ये बताता है कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इक्वल हो जाता है Kc के, वेयर Kc इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है Kc? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। ये Kc के इक्वल हो जाता है। ये भी चीज इक्विलिब्रियम 11th क्लास में पढ़ाई गई है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। और इससे अब अगर इसी चीज को हम नर्स्ड इक्वेशन पे क्या करें, अप्लाई करें, तो नर्स्ड इक्वेशन जो होगा, देन द नर्स्ड इक्वेशन विल बी, नर्स्ड इक्वेशन क्या होगा, नर्स्ड इक्वेशन बाय नर्स्ड इक्वेशन हो जाएगा E ऑफ द सेल, यही तो था, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF अपॉन NF मल्टीप्लाई क्या, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है।
और टू द पावर देयर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल, ये क्या हो जाएगा 0। दोनों कंडीशन से अप्लाई कर देते हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई ऑफ द सेल क्या हो गया 0, बचा क्या ई नॉट ऑफ द सेल, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Kc के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है, फाइनल फॉर्मूला आ जाता है ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग Kc। ठीक है, और ये फाइनल फॉर्मूला होगा, फाइनल नर्स्ट इक्वेशन होगी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कोई क्वेश्चन अगर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम बेस्ड आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें Kc की वैल्यू, कभी कभी ई नॉट ऑफ सेल निकालना होता है डायरेक्टली, या फिर ई नॉट ऑफ सेल दिया होगा तो आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें हो सकता है वहाँ पे, मतलब एक कोई टर्म ऐसी होगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी बाई कैलकुलेशन। लेकिन इक्विलिब्रियम अगर आया तो दो कंडीशंस याद रखिएगा कि ई ऑफ द सेल 0 होगी और जो रिएक्शन कोशेंट है वो बराबर हो जाता है Kc के, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। समझ में आया? ठीक है, तो डायरेक्टली इक्विलिब्रियम के कंडीशन में डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूज कर देंगे। समझ में आया? क्लियर हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद एक और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक और टॉपिक बच गया है जिसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे और गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल को। ठीक है, वो भी नर्स्ट इक्वेशन से ही रिलेट करता है, उसी से टॉपिक रिलेट करता है, इसलिए यहीं पे पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन में ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद हम चलेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है, वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को और भी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं केमिस्ट्री, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।